नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। ममता बनर्जी के तेवर ज्ञानेश को मुश्किल में डालने वाला। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दिया। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत हो रही है और खत भी लिखा है चुनाव आयुक्त को, और खत में लिखा गया है कि इस एसआईआर को तुरंत बंद किया जाए। बीएलओ के लिए डेथ वारंट बन रहा है यह। अब बात तो बहुत गंभीर है। यह चुनाव आयोग के खिलाफ, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ इतिहास में पहली बार किसी दल ने एफआईआर दर्ज कराया है। अब सोचिए कितनी शर्म की बात है यह कि एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए विपक्ष इतना मजबूर है कि अपने राज्य में एक अधिकारी को मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, एफआईआर दर्ज करा रहा है। क्योंकि बीएलओ के ऊपर जो प्रेशर ज्ञानेश कुमार का है 30 दिन में सारा काम सही करने के लिए, वह कहीं से भी पच नहीं रहा है। क्यों इतनी जल्दबाजी है ज्ञानेश कुमार को? अब ज्ञानेश कुमार सुन नहीं रहे हैं तो हर विपक्षी पार्टियां अपना अपना फार्मूला अपना रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र के लिए ज्ञानेश का कुर्सी पर रहना ठीक नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का जिस तरह से जो रवैया है और जिस नीयत से वह काम कर रहे हैं, वह हमारे देश के लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। क्योंकि जिस संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं ज्ञानेश कुमार, उनका काम है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने का। यानी कि क्रिकेट टीम का जो अंपायर होता है, थर्ड अंपायर, वह अंपायर निष्पक्ष होता है। नो बॉल है या आउट हो गया है या कैच हो गया है या बाउंड्री है या सिक्स है, वह सही फैसले देता है। वही थर्ड अंपायर की ड्यूटी है। लेकिन यह अंपायर ही बिक चुका है और एम्पायर ही डकैती डाल रहा है। तो फिर कितना भी कोशिश कर ले विपक्षी पार्टियां, वह जीत ही नहीं सकती। क्योंकि इसका पहले ही तय हो गया है कि किसको कितनी सीटें आएंगे। यह चुनाव आयोग तय करके बैठा है। तब तो फिर लाख कोशिशों के बावजूद भी कितना भी जलवा हो, कितना भी रुतबा हो, कितना भी वह सही पार्टी हो, कितना भी उसका बोलबाला हो लोगों के बीच, चहेता हो, वह जीत नहीं सकता। तो ऐसे में लोकतंत्र का हनन हो रहा है। और लोकतंत्र का अगर ऐसे अधिकारी की वजह से हनन हो रहा है, लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का कुर्सी पर रहना ठीक नहीं होता है। लेकिन दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर मोदी शाह का कब्जा देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। चुनाव आयोग का जिस तरह से इस्तेमाल मोदी सरकार अपने सत्ता के दम पर कर रही है, या मोदी के लफ्जों में, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी के लफ्जों में अगर कहे कि कनपटी पे कट्टा लगा करके अगर काम कराया जा रहा है, तो लोकतंत्र यह तो नहीं कहता, लोकतंत्र यह तो नहीं करता। और एक तरह से मोदी और शाह ने पूरे चुनाव प्रणाली पर और पूरे चुनाव आयोग स्टाफ पर अपना कब्जा जमा लिया है। और अगर सरकार के दिशा अनुसार चल रहा है चुनाव आयोग या चुनाव प्रणाली, तो देश का लोकतंत्र तब नहीं है। ऐसे में अगर यह सरकार ही अगर लोकतंत्र का हनन कर रही है, तो फिर ऐसी सरकार का रहना लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, जो खुद लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए निकली हो। तो ऐसे में चुनाव आयोग पर मोदी और शाह का पूरा कब्जा हो गया है, यह कहा जा रहा है। और यह नजर भी आ रहा है कि मोदी शाह अपने अनुसार ज्ञानेश कुमार को चला रहे हैं और ज्ञानेश कुमार के कनपटी पे कट्टा है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और अगर ऐसा है तो देश के लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। आने वाले वक्त में देश की जनता को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ लोकतंत्र में पहली बार चुनाव आयोग वोट चोरी कर रहा है। अभी तक अनुमान
कोई भी 2014 के पहले या 2014 के बाद भी जो थे 19 से पहले चुनाव आयोग, वह यह हिम्मत रखते थे कि प्रधानमंत्री को भी लगाम लगाने का। नरेंद्र मोदी को भी नोटिस जारी हुआ था और इनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया गया था, लेकिन 17 से जितने चुनाव आयुक्त हैं और चुनाव आयोग पर कब्जा नरेंद्र मोदी का हो गया और चुनाव आयोग पर चोरी का इल्जाम 2019 से ही लगने लगा। 2019 के चुनाव से ही, जो पुलवामा के बाद देशभक्ति और वीर जवानों के नाम वोट मांगा जा रहा था, जो कहीं से संवैधानिक नहीं था चुनाव प्रणाली के हिसाब से। चुनाव प्रणाली में आप सेना का उपयोग नहीं कर सकते, उसका नाम नहीं ले सकते, धर्म का, हिंदू मुस्लिम का नाम नहीं ले सकते, आप मंदिर मस्जिद नहीं कर सकते, उसमें शहीद जवानों के नाम आप वोट नहीं मांग सकते। और नरेंद्र मोदी सरकार उसी के दम पर वोट मांग रही थी खुलेआम, और चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा था। ज्ञानेश कुमार आ गए। अब ऐसे में चुनाव आयोग के ऊपर वोट चोरी का आरोप लग रहा है। इसके पहले वोट चोरी का आरोप नहीं लगता था, इसके पहले नहीं कहा जाता था कि वोट चोरी हो रही है या ईवीएम हैक हो रहा है। 19 के बाद यह सारी चीजें हुई, जब पकड़ा गया। 19 में भी गड़बड़झाले से लोकसभा चुनाव जीते गए, जिसका एडीआर ने पिटीशन डाला, 5 साल में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं किया। 2024 में भी 76 लोकसभा सीटों पर को लेकर के एडीआर ने पिटीशन डाला है, आज तक सुनवाई नहीं हुई। और पिछली बार भी ऐसे ही नहीं हुई, 5 साल हो गया, सरकार खत्म हो गया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इस बार भी नहीं हुआ। और इस बार 240 सीटों में 76 सीटें गड़बड़झाला से आई। कई राज्यों में हेराफेरी की गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में वह हेराफेरी फेल हो गई, जिसकी वजह से मोदी सरकार 240 पे आकर के सिमट गई। तो वोट चोरी का आरोप लोकतंत्र में पहली बार इस लोकतांत्रिक देश भारतवर्ष के अंदर लगा है चुनाव आयोग पर। लेकिन दूसरी तरफ मोदी सरकार का अब बच पाना मुश्किल है, क्योंकि अब वो कहते हैं ना, अति हो जाना या पानी सर के ऊपर चला जाना। अब इन लोगों की तानाशाहियां और झूठ फरेब का पर्दाफाश हो चुका है। मैं आप दर्शकों को बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा कि एक अदना व्यक्ति जो राजनीति से दूर दूर तक संपर्क नहीं रहता है, वह नेताओं का नाम तक नहीं जानता, ऐसे व्यक्ति को भी आज अगर आप पूछोगे ना और मोदी का नाम ले दोगे, तो मोदी का नाम सुनना पसंद नहीं करेगा। इतना घिन फैल गया है इस नाम का इस देश के अंदर। ऐसा कभी भी किसी प्रधानमंत्री को लेकर के ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अब हो रहा है। और यह लग रहा है कि जिस तरह से आक्रोश है, चुनाव आयोग अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना शुरू कर दिया तो मोदी सरकार का बच पाना तो बहुत मुश्किल है। और राहुल गांधी जिस तरह से आंदोलन छेड़ रहे हैं, अभी आंदोलन शुरू होने के पहले नरेंद्र मोदी सरकार हिल गई है कि कहीं भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर अगर जन समर्थन मिल गया, जन सैलाब मिल गया। अब तो उस वक्त तो भारत जोड़ने निकले थे, इस समय तो क्या नाम है कि जनता को जगाने निकल रहे हैं कि भाई देखिए आपके हक छीने जा रहे हैं, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, उसको बचाना है, वह रहेगा तभी आप अपनी आवाज उठा सकते हैं। तो अब तो उससे कई गुना लोग ज्यादा जुड़ेंगे, इसमें तो किसान भी जुड़ेंगे, इसमें अधिकारी भी जुड़ेंगे, इसमें और भी बाकी लोग जुड़ेंगे, युवा जुड़ेंगे जो बेरोजगार है लगातार। तो ऐसे में सब कुछ जुड़ जाएगा। अगर बगावत हो गई, अगर धरना प्रदर्शन हो गया तो नीतीश नायडू एक झटके में समर्थन वापस ले लेंगे, इतना वह रिस्क नहीं लेंगे, और समर्थन वापस ले तो मोदी सरकार गिर जाएगी। तो जो रणनीति बनाई जा रही है राहुल गांधी के द्वारा, उससे यह साबित हो रहा है कि मोदी सरकार का अब बच पाना किसी भी कीमत पर मुश्किल है। प्रधानमंत्री मोदी सरकार नहीं बचा पाएंगे अपनी, यह प्रतीक हो गया है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन मोदी शाह के विदाई का वक्त नजदीक आ गया। क्यों? कि इन लोगों की जो तोड़ फोड़ की राजनीति थी ना, अब देखिए एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में टकराव हो गया है भारतीय जनता पार्टी से, बन नहीं रही है बात बहुत बिगड़ रही है अब। और एकनाथ शिंदे के पास 7 सांसद है, उन्हें तोड़ने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।
और वह प्रयास अभी तक तो विफल है। अमित शाह से मिलने भी दिल्ली भी आए थे एकनाथ शिंदे, लेकिन कुछ हासिल हुआ नहीं है। कहा यह जाता है, हमारे पास इस बात का सबूत तो नहीं है, लेकिन कहा यह जाता है कि अमित शाह की तरफ से भी कहा गया है कि आप अपनी पार्टी का विलय कर दो, जो एकनाथ शिंदे किसी भी कीमत पे नहीं चाहते हैं। वह जानते हैं कि अगर विलय कर दिया तो न घर के न घाट के कहीं के वह नहीं रहेंगे, और मोदी सरकार जाने के बाद उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। और मोदी सरकार कितने दिन है इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन ऐसे में अगर चंद्रबाबू नायडू चुप्पी साधे हुए हैं, कांग्रेस से संपर्क में है, नीतीश कुमार को तोड़ने की कोशिश की गई, टूटे नहीं, अब और मजबूत हो गए, तो अगर जनता आक्रोश में है, जनता उतरेगी, इन लोगों की चोरी फरेब पकड़ी जा रही है, तो ऐसे में तो मोदी साहब की विदाई का वक्त नजदीक आ गया है। तब तो जिस दिन जनता पगलाई उस दिन चाहे नीतीश हो चाहे चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापस ले लेंगे, एकनाथ शिंदे भी बहती गंगा में हाथ धो लेंगे, तो मोदी की तो विदाई तो तय है। फिर मोदी साहब की सरकार तो नहीं बच पाएगी फिर, और ऐसी सरकारों का यही हाल होता है। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश नायडू भी करेंगे मोदी सरकार को जल्द गुड बाय। इन बातों में कितना है दम, इन बातों में कितना दम है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जिस मकसद से थे वह मकसद तो अपना लगातार पूरा कर रहे हैं। असूली कहते हैं ना, धन उगाही, वह लगातार कर रहे हैं, लेकिन बिहार को कुछ नहीं मिला। जबकि बिहार के सांसदों की संख्या और आंध्र प्रदेश की सांसदों की संख्या जो समर्थन दे रही है वह बराबर थी, लेकिन बिहार के साथ सही बर्ताव नहीं हुआ। नीतीश कुमार को वह महत्व नहीं दिया गया, चिराग पासवान को वह महत्व नहीं दिया गया, और इन लोगों को तोड़ने की कोशिश की गई। इसी में आपस में इन लोगों को बांट करके रखा गया। लेकिन उधर चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण के अंदर कोशिश तो मोदी ने की कि पवन नहीं है, आंधी है, क्या क्या कह करके उनको उकसाने की कोशिश तो की, लेकिन सफल नहीं हो पाए। साउथ है, पढ़े लिखे लोग हैं, अनपढ़ों के बात में नहीं आते हैं उधर के लोग अक्सर। तो ऐसे में नीतीश नायडू, जब जनता का आक्रोश बढ़ रहा है और साउथ से आवाजें उठनी शुरू हो गई है और साउथ के लिए समस्या नरेंद्र मोदी बन गए हैं, तो फिर ऐसे में कब गुड बाय कर देंगे नीतीश और नायडू मोदी को, यह कोई नहीं जानता, यह वक्त बताएगा। और राहुल गांधी का आंदोलन इस बात की पुष्टि करेगा। तो इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।